नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025 के लिए घटना चक्र की बुक कवर कर रहे थे हम लोग, जिसमें जो है विज्ञान का पूरा पोर्शन समाप्त हो चुका था और जो है प्राचीन इतिहास का पोर्शन समाप्त हो चुका था। आज जो है मध्यकालीन इतिहास देखने वाले हैं हम लोग। तो जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, एक बार आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताते रहिए कि जो है इसका आप लोग डिटेल वीडियो चाहते हैं या जो है सिर्फ़ एमसीक्यू सेक्शन ही चाहिए, क्योंकि हम जो है अभी इसका एमसीक्यू सेक्शन पूरा कर रहे हैं। इसमें डिटेल पूरा नहीं देखा जा रहा है और डिटेल भी इसका बहुत ही अच्छा देखिए वन लाइनर फॉर्मेट में पूरा का पूरा दिया है, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है जानकारी मिल सकती है। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइए क्या आप इसका डिटेल वीडियो भी चाहते हैं? बाकी इसका जो है हम लोग एमसीक्यू सेक्शन जो है करते चले आ रहे हैं। तो आपका प्राचीन इतिहास हो चुका है, वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास का एमसीक्यू सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है 95% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है इसने किस पे हमला किया था? सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने जो है हमला किया था। महमूद गजनवी ने 1025-26 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और जो है लूटपाट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलबारी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत था का प्रथम शासक कौन था? तो आप लोग जानते हैं यह था आपका इल्तुतमिश, जो कि आपका किससे इलबरी भी आता है, इलबारी आता है, दोनों नाम याद रखिएगा। यह इलबरी वंश से था। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इलबरी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश था, जो कि 1211 से 1236 तक शासन किया था। इल्तुतमिश इलबारी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो ऐबक नाम तुर्क जो है जनजाति का था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के तो ये थे आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। डी ऑप्शन से कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 96 ईस्वी में की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? किलोखरी को। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, जो कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान भेजा था? तो यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, आंसर जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसका एक्सप्लेन जानना है, क्योंकि जो है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल जो कि 1290 से 96 ईस्वी तक रहा है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया, जिसे तुर्क सेना का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण माना जाता है। सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों वारंगल हो गया, देवगिरी आदि पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति जो है कौन था? मलिक काफूर था। इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो है कई तरह से इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? यह जो है इब्न बतूता आया था, जो कि मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता इसके संबंध में आया था। यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद यह 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया।
सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा स्मरणों का संकलन किया। पूछा जाता है इब्न बतूता का जो है बुक कौन सी है, किस ग्रंथ की रचना की, तो इसने जो है रेहला नामक ग्रंथ की रचना की। यह इंपॉर्टेंट है और कई सारे प्रश्न पेपरों में आया है। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन किया? तुगलक वंश के बाद किस वंश ने जो है शासन किया था? तो यह जो है सैयद वंश ने किया था। ए ऑप्शन से जो किसने किया था? सैयद वंश तुगलक वंश के बाद आया था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने शासन किया। सल्तनत कालीन विभिन्न राजवंशों के क्रम निम्न प्रकार हैं। पहले सबसे पहले गुलाम वंश आया था, तब खिलजी वंश, तब तुगलक वंश, तब सैयद और तब लोधी। देखिएगा यह जो है क्रम लगाने के लिए भी दे दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट में लोधी आया था, जो कि इब्राहिम लोधी उसका लास्ट शासक था जिसे बाबर ने हराया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? इसको जो है दीवान ए इंसा नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन सही है। किस नाम से? दीवान ए इंसा नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर जो है कुछ विभाग दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। पूछा जाता है जैसे दीवान ए इंसा जो था यह है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान ए अर्ज की बात किया जाए तो यह सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए रसातल की बात किया जाए तो रसातल जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों को देखता था। और जो है दीवाने खैरात जो है दान विभाग था, जो कि दान पुण्य का कार्य करता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? विजयनगर के संस्थापक, जवाब हो जाएगा यह जो है आपके काकतीय वंश के जो है सामंत थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का जो थे भाइयों ने जो है विजयनगर की स्थापना की थी। यहाँ डिटेल में पूरा देखते हैं। हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में संत माधव विद्यारण की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार हरिहर तथा बुक्का वारंगल के काकतीय के सामंत थे तथा बाद में वे कंपली राज्य की सेवा में नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल अपने पिता की ओर से किस वंश थे? आप लोग जानते हैं मुगल जो है दो वंशों का जो है मिलन था, क्योंकि एक था तैमूर लंग, दूसरी तरफ चंगेज खान था। तो पिता की तरफ से कौन सा था ये पूछा गया। तो जो है पिता जो है इनके तैमूर थे, ठीक है ना, और माता जो है चंगेज खान की वंशज थी। देखते हैं, मुगल शासकों में बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर तथा माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी था। आप लोग जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध से जो है 1526 में बाबर भारत में अपना राज्य स्थापित करने में जो है समर्थ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? चांदी का सिक्के को क्या कहते थे? इसको जो है रुपया कहते थे। बी ऑप्शन सही है। क्या बोलते थे? रुपया चांदी के सिक्के को बोलते थे। शेर शाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन का होता था तथा तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का होता था चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर जो है 1 अनुपाते जो है 64 थी, यानी 1 अनुपाते 64 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत का द्वितीय युद्ध तो यह जो है अकबर तथा हेमू के मध्य लड़ा गया था। सी ऑप्शन से जाए किसके बीच लड़ा गया था? अकबर तथा हेमू के बीच यह लड़ा गया था।
पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और अकबर की सेनाओं के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर जो है विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो यह जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। डी ऑप्शन सही होगा, किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में है आए थे। अब इसके एक्सप्लेन की तरफ बढ़ते हैं। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। सर थॉमस रो 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों की फारसी में अनुवाद किया था? कब? 1657 में। तो यह जो है दारा सिकोह ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दारा सिकोह ने कब किया था? 1657 में। दारा सिकोह ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? सिर ए अकबर नाम से किया था। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई थी। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह संधि जो है 1665 में हुई थी। ये आपका सही जवाब है, 1665 में। देखते हैं, मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को 30 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? दिलरास बानो बेगम, तो यह जो है बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर, जो कि पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, इसमें स्थित है। यह मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। सी ऑप्शन सही जगह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे। इसका डिटेल देखते हैं। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु, ध्यान दीजिए यहाँ से, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय यानी खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है, एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई। नांदेड़ में उनकी समाधि स्थल पर गुरुद्वारा यानी हजूर साहिब स्थित है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न दिया गया है, शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? जवाब दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी। इनके मंत्री परिषद को जो है अष्ट प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्ट प्रधान कहते हैं। नवरत्न जो होते हैं आपके जो है अकबर के दरबार में रहते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में। आप लोग कमेंट में बताइए कि अष्ट दिग्गज जो है किसके दरबार में रहते। बाकी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिवाजी के दरबार में जो है अष्ट प्रधान हुआ करते थे।
देखते हैं, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन कौन आते थे? इसमें 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें कौन कौन? पेशवा होते थे, आमत्य होते थे, मंत्री थे, सचिव थे, सुमंत थे, सेनापति, पंडित राय और न्यायाधीश शामिल थे। इस शिवाजी के राज्य के प्रशासन में सचिवों की भांति जो है कार्य करते थे, यानी ये सब जो है सचिव हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तीसरी लड़ाई के दौरान, तो इस समय जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। 19 नंबर का प्रश्न है, करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? करनाल का युद्ध जो है नादिर शाह के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है, नादिर शाह के लिए जाना जाता है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल पूरा। फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा मुगल सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना की हार हुई। इस युद्ध में खाने दौरा मारा गया और शहादत खां को बंदी बना लिया गया, और नादिर शाह जो है यही भारत से जो है तख्ते ताउस जो है लेकर गया था। अगला प्रश्न है, तुझ के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुझ के जहांगीरी, तो यह जो है आपकी फारसी भाषा में लिखी गई थी। डी ऑप्शन सही है, तुझु के बाद जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई। देखते हैं, जहांगीर की आत्मकथा तुझु के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई थी। यह किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा है क्या? तुझु के जहांगीरी। कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। 21वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है? मुख्य रूप से पूछा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। यह जो है यूपीएसआई में 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। हो जाएगा आपका, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है। टोडरमल मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है मध्यकालीन इतिहास का पूरा जो है सेक्शन समाप्त कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि जो है आपको यह डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग जरूर एक बार बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।